किस टूर्नामेंट को खेलने के बाद इंडियन टीम आईपीएल में सिलेक्शन हो पाता है? प्लेयर्स को एक्सपोजर के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइव मैचिंग परफॉर्म करते हैं, तो वहाँ से कई एग्जांपल है जो वहाँ परफॉर्म करते हैं उनको आईपीएल टीम पिक कर लेती है। तो सुमित जी कुछ अपने बारे में बताएं, ये क्रिकेट का सफ़र कहाँ से शुरुआत हुआ? जब हमने स्टार्ट किया था अब की क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। कोचेज ने मुझे अप्रोच किया, ट्रायल के लिए बुलाया, ट्रायल में उनको मैं पसंद आया तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की। और ये सर्विसेज की टीम बनती कैसे है, जिसे आर्मी में भी सर्व करना है या डिफेंस सर्विसेज में सर्व करना है और खेलना भी है? सर्विसेज खेलने के लिए पहले आप जब बहुत टफ सिचुएशंस हैं मैच में, अपने आप को कैसे हैंडल करता है मैच? जो प्रेशर होता है वो फेलियर का प्रेशर होता है। स्पोर्ट्स में आप मैक्सिमम नंबर फेल होते हैं। बेसिकली क्रिकेट 70% मेंटल गेम है, जो कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल जो 14-16 वाला है, उसे पता भी नहीं है डेज मैचेस का क्या इम्पैक्ट था। तो आज भी, पहले भी और आगे आने वाले टाइम पे भी मुझे इंटरनेशनल खेलना है, तो आपके पास क्या रास्ता है? हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसने 125 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस खेले हैं और जो दो रणजी ट्रॉफी टीम्स, सर्विसेज और सिक्किम स्टेट की टीम का हिस्सा भी रहे हैं। तो आइए जानते हैं सुमित सिंह की जर्नी के बारे में और उनके क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस के बारे में। हेलो सुमित जी, थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। तो सुमित जी कुछ अपने बारे में बताएं, ये क्रिकेट का सफ़र कहाँ से शुरुआत हुआ और कैसे इस खेल की प्रेरणा और सुमित सिंह इतना बड़ा नाम बन के निकला है? ये क्रिकेट की जर्नी मेरे घर से स्टार्ट हुई। मेरे डैड क्रिकेट कोच है। अच्छा। अब तो खैर मैंने कोचिंग से रिटायरमेंट ले ली। केवी नंबर 1 सेंट्रल स्कूल दिल्ली कैंट में वो क्रिकेट कोच थे। अच्छा। तो वहाँ पे उनके पास क्रिकेट टीम थी, वो वहाँ पूरी केवीएस की टीम का वो कोचिंग देते थे वहाँ पे। उनके अंडर काफ़ी रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स निकले। अच्छा। तो क्रिकेट मेरा घर से स्टार्ट हुआ था। उनके साथ मैं ग्राउंड जाता था, अपने सीनियर्स के साथ उनको खेलते देखता था, तो वहाँ से मोटिवेशन मिली। फिर धीरे धीरे जैसे चाइल्डहुड में सब टेनिस बॉल से खेलते हैं, हमने भी खेलना स्टार्ट किया धीरे धीरे। फिर थोड़ा बहुत टैलेंट शायद फादर को दिखाई दिया तो उन्होंने हमें भी प्रैक्टिस कराना स्टार्ट किया। धीरे धीरे हम परफॉर्मेंस करते गए, तो ऐसे जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ पे हम गए, ग्राउंड में सीनियर्स को देखा, कुछ लर्निंग, कुछ पापा ने सिखाया, वो सब हार्ड वर्क करते करते फिर क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट हुई वहाँ से। तो सुमित जी, पहला क्रिकेट मैच प्रोफेशनल क्रिकेट में कौन से ईयर में, आप कितने साल के थे? कुछ अगर आपको ध्यान हो, आपने कब खेला था वो? अंडर 14, अंडर 12, अंडर 16, या उस समय पे ये कैटेगरीज होती थी या नहीं होती थी? हमारे टाइम पे कैटेगरीज होती थी, अंडर 14, 16, 19। ओके। तो मेरा सबसे पहला जो नेशनल लेवल का हमने मैच खेला था प्रोफेशनल, वो स्कूल नेशनल्स खेले थे। ओके। सब स्कूल नेशनल्स होते थे। केवी में शायद केवी के ही नेशनल्स हुआ करते थे। केवी के भी नेशनल्स होते थे, उसके बाद स्कूल एक एसजेएफआई कहते थे। हाँ जी। तो उसको स्कूल नेशनल्स बोलते थे। ओके। तो वो मुझे अंडर 14 8th क्लास में सबसे पहले मैं खेला था वो। अच्छा। तो 8th क्लास से मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। ओके। फिर दिल्ली में ट्रायल्स वगैरह दिए। अंडर 17 एक बार मैं सेलेक्ट हुआ दिल्ली से। अच्छा। मैच नहीं खेलने को मिला। ओके। बट फिर उसके बाद जामिया में मैंने एडमिशन लिया। अच्छा। वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ खेली मैंने। Okay. विजी ट्रॉफी खेली, नॉर्थ जोन रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे मेरी जर्नी फिर वहाँ से और आगे स्टार्ट हो गई। ओके। सुमित जी, आप अभी सर्विसेज की टीम से खेल रहे हैं और मैंने जब मेरी टीम आपके बारे में रिसर्च कर रही थी तो आप नॉर्थ ईस्ट से भी खेलते हैं, सिक्किम स्टेट से। तो कुछ मुझे सर्विसेज टीम के बारे में बताएं, उसमें आप कब से खेल रहे हैं, उसमें आपका सिलेक्शन कैसे हुआ और ये सर्विसेज की टीम बनती कैसे है? जो क्रिकेट के और आर्मी या डिफेंस बैकग्राउंड के बारे में लोग नहीं जानते, उन व्यूअर्स को जिसे आर्मी में भी सर्व करना है या डिफेंस सर्विसेज में सर्व करना है और खेलना भी है, तो उन व्यूअर्स को आप बताएं राइट फ्रॉम स्क्रैच के कैसे सिलेक्शन होता है, क्या ये टीम होती है सर्विसेज की और उसे क्या क्या खेलने का मौका मिलता है? सर्विसेज खेलने के लिए पहले आप किसी ना किसी आर्म फोर्सेज ज्वाइन करना पड़ता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। उसमें आपको स्पोर्ट्स कोटा जॉब्स होती हैं हर एक स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो वहाँ पे जो कोचेज़ होते हैं वो हर साल अपने
टीम के लिए ना नए नए प्लेयर सर्च करते रहते हैं। तो मैं 2009 में मैंने आर्मी ज्वाइन की थी। अच्छा। तो वहाँ से मेरे सर्विसेज की जर्नी स्टार्ट हुई। 2009 में मैंने स्टेट खेला, उसमें परफॉर्म किया, तो विजी ट्रॉफ़ी खेला, वहाँ परफॉर्म हुआ। तो वहाँ के कोचेज़ वोचेज़ ने मुझे अप्रोच किया, ट्रायल के लिए बुलाया। फिर मैं वहाँ ट्रायल देने गया आर्मी के। उस ट्रायल में उनको मैं पसंद आया तो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र किया कि हमारी ऐसी सी जॉब है स्पोर्ट्स कोटे की, आपको खेलने का काम है, आप आइए ज्वाइन करिए और आपको यहाँ से रणजी ट्रॉफ़ी खेलने का ही मौका मिलेगा, आप अच्छा करेंगे तो। फिर मैंने आर्मी ज्वाइन किया। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी आर्मी की टीम बनती है, एक ऐसी नेवी की बनती है, एक एयरफोर्स की बनती है। फिर इन तीनों के मैचेस होते हैं, उसको हम इंटर सर्विसेज बोलते हैं। उस इंटर सर्विसेज में जो परफॉर्म करता है उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज की रणजी ट्रॉफी टीम बनती है, जो हमारे रणजी ट्रॉफी में रिप्रेजेंट करती है बाकी स्टेट्स। तो सुमित जी, इसमें क्वेश्चन जो मुझे समझ में आ रहा है, आजकल या पहले भी बहुत प्लेयर्स अपनी जो प्रोफेशनल खेलते थे वो पढ़ाई को कहीं ना कहीं दरकिनार कर देते थे। तो स्पोर्ट्स कोटे की जैसे आपको जॉब लगी, लेट्स से मैं एक इंजीनियरिंग या मैं एक ग्रेजुएट हूँ और एक एट द सेम टाइम एक 12th पास प्लेयर है, तो उनकी रैंक में कुछ डिफरेंस होगा जब वो स्पोर्ट्स कोटे में रिक्रूट होंगे, या सब लोग एक ही रैंक पे रिक्रूट होते हैं स्पोर्ट्स कोटा वाले? स्पोर्ट्स कोटा वाले अलग अलग रैंक पे रिक्रूट होते हैं, ठीक है, बट वो उसकी स्पोर्ट्स के अचीवमेंट के हिसाब से होते हैं। अच्छा। अगर कोई रणजी ट्रॉफी खेला है, स्टेट लेवल पे खेला है, तो उसको लेवल 3 या डायरेक्ट हवलदार बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको डायरेक्ट हवलदार देते हैं। अगर वो जूनियर लेवल पे कुछ खेला है, अच्छा प्लेयर है, ज़्यादा अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता, तो उसको सिपाही लेवल की जॉब ऑफ़र की जाती है, तो वो लेवल 4 बोलते हैं हम, ठीक। तो उसके हिसाब से वो लेवल होता है। एजुकेशन के हिसाब से मिनिमम 12th होती है। अच्छा। 12th के आप ऊपर करेंगे, वो क्वालिफिकेशन आपको स्पोर्ट्स कोटा में सिर्फ मिनिमम 12th मानी जाती है। 12th मानी जाती है, ओके। तो मतलब आप 12th पास हो और आपने कुछ परफॉर्म किया हुआ है, तो अगर आप उनके ट्रायल्स में सिलेक्ट अच्छे प्लेयर हैं, आपने 12th क्लियर किया हुआ है, आप अच्छे प्लेयर हैं, कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रणजी ट्रॉफी वगैरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप इंडिया खेलते हैं तो हमारे डायरेक्ट JCO भी दिया जाता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर। अच्छा। वो भी दिया जाता है। तो वो सिर्फ ग्राउंड में आप स्पोर्ट्स में क्या अचीवमेंट है आपकी, उसके हिसाब से आपको रैंक दी जाती है। तो स्पोर्ट्स कोटा से जब आप रिक्रूट हुए तो आपकी आर्मी में क्या दिनचर्या रहती है? आपको रोज़ जो पोस्टिंग्स होती हैं वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में होती हैं, या जैसे आर्मी में देखा गया है आपको रोटेट किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स में? कैसा प्रोसेस रहता है स्पोर्ट्स कोटा वालों लोगों के लिए? स्पोर्ट्स कोटा वालों को पोस्टिंग नहीं होती है। अच्छा। मैं 14 ईयर्स हैदराबाद में था। ओके। हमारी टीम वहाँ रहती थी। अच्छा। तो हम वहीं रहते थे, किसी की पोस्टिंग नहीं होती। ओके। अभी लास्ट 2 साल से हमारी टीम डिसबैंड हुई है आर्मी की। अच्छा। तो इसलिए अभी थोड़ा सा पोस्टिंग्स हो गई है प्लेयर्स की, बट जो बच्चा रेगुलर खेल रहा है प्लेयर और परफॉर्म कर रहा है उसकी पोस्टिंग नहीं होती। वो हमारे यहाँ तो काफ़ी सीनियर्स है जो 20 साल 25 साल हैदराबाद में ही पोस्टिंग करके रिटायर होकर चले गए। अच्छा। तो स्पोर्ट्समैन जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा पोस्टिंग होती नहीं है जब तक वो बिल्कुल ही परफॉर्म ना करे, या उसने क्रिकेट छोड़ दिया वॉलंटरी कि कोई भी स्पोर्ट्स को खेलना नहीं चाहता, सिर्फ सर्व करना चाहता है, तो उसकी पोस्टिंग होगी, अदरवाइज वो पोस्टिंग नहीं होती। तो सुमित जी, जैसे आप आर्मी में भी हैं, अभी सर्व कर रहे हैं और सिलेक्शन सर्विसेज की टीम में भी खेल रहे हैं, तो ये सिक्किम से कैसे परमिशन मिलती है खेलने की? मैं आर्मी अलाउ कर देती है ऐसे प्लेयर्स को कि भाई आप सर्विसेज में हैं, और टूर्नामेंट जब रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट होता है, सीज़न चलता है, तो आप अभी जैसे सिक्किम से खेल रहे हैं तो सर्विसेज की टीम आपको NOC वगैरह दे देते हैं वो लोग? क्योंकि हमारी अभी पीछे डिसबैंड हो गई आर्मी की टीम। अच्छा। तो हमारे आर्मी के प्लेयर कोई भी अब सर्विसेज से नहीं खेल सकते। ओके। तो जब डिसबैंड हुई तो फिर हम लोग ने अलग अलग स्टेट ऑप्ट करिए NOC लेके सर्विसेज से। अच्छा। जब हम सर्विसेज में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे तो इसलिए फिर हम लोग बाहर गए। अब इसलिए मैंने सर्विसेज से NOC लिया, सिक्किम रिप्रेजेंट किया। ओके। आप खेल सकते हैं NOC लेके, अगर आप एप्लीकेशन डालिए NOC के लिए। ओके। अगर सर्विसेज ने अप्रूव कर दिया तो आप किसी दूसरे स्टेट से जाके खेल सकते हैं। और जॉब पेरोल आप आर्मी के उस पर? हाँ, वो आप जॉब पे रहेंगे, आप आर्मी के। अच्छा। आप जॉब से कोई लेना नहीं। तो अभी जो सर्विसेज की टीम है तो वो नेवी और एयरफोर्स की मिला के टीम बनती है? हाँ, अभी सिर्फ एयरफोर्स और नेवी की मिलकर बनती है। अच्छा।
शशांक जी, जैसा कि स्पोर्ट्स में देखा जा रहा है इंडिया में आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है, क्रिकेट में भी बहुत कंपटीशन हो गया है, तो प्लेयर्स स्किल लेवल तो अचीव कर लेते हैं बट डिफरेंशिएट कहाँ होता है, वो होता है मेंटल प्रेशर, कि वो कैसे मैच कंडीशंस में मेंटल प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं। तो सुमित सिंह ऐसी सिचुएशन में, जब बहुत टफ सिचुएशंस हैं मैच में, अपने आप को कैसे हैंडल करता है मैच में? या कोई ऐसा वाक्य हमें बताएं जहाँ पे बहुत टफ कंडीशंस रही हो और टीम को आपकी ज़रूरत पड़ी हो और आपको वहाँ पे आपने टीम का साथ दिया हो। बेसिकली क्रिकेट 70% मेंटल गेम है, 30% बाकी सब इंक्लूड होता है, क्योंकि उसमें हर एक सिचुएशन बहुत जल्दी चेंज होती है। तो मेंटल प्रेशर हर टाइम पे रहता है। आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं नहीं कर रहे, मैच में हर सिचुएशन पे आपका मेंटल प्रेशर रहता है। मैच स्टार्ट होता है उससे 2-3 दिन पहले से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोग करते हैं, कोई बड़ा मैच खेलने जाते हैं तो हम मेंटल प्रिपरेशन 2-3 दिन पहले से स्टार्ट करते हैं। किस वेन्यू पे जा रहे हैं हम, वहाँ का विकेट कैसे बिहेव करेगा, ओपोनेंट के टीम कैसी है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट क्या है, तो वो सब चीज़ गैदर होती है वहाँ पे। फिर कोचेस के साथ बल्कि प्लानिंग होती है कि ऐसे विकेट है या मीडियम पेसर के विकेट है, स्पिनर्स के विकेट है, कौन से शॉट्स खेलने हैं कौन से नहीं खेलने हैं। अगर आप बॉलर है तो किस लेंथ पे बॉल डालनी है, किस लाइन पे बॉल डालनी है, तो वो सब प्लानिंग करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है। तो आप जितना अच्छा होमवर्क करेंगे उतना अच्छा आप मैच में प्रेशर को हैंडल कर पाएंगे। आप होमवर्क नहीं करेंगे, विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, विजुअलाइजेशन आप मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है स्पोर्ट्समैन के लिए। आप जितना अच्छा विजुअलाइज करेंगे तो आप जब ग्राउंड में जाएंगे तो आपको कुछ भी अजीब सा नहीं लगेगा, आपको ऐसा फेमिलियर सा लगेगा, क्योंकि आप पहले वो विजुअलाइज कर देते हैं। और 2-3 दिन का टाइम मिलता है आपको जाके चेक करने के लिए, वेन्यू पे जाते हैं। रणजी ट्रॉफी मैच होता है 3 दिन पहले हम पहुंचते हैं वहाँ पे, 2 दिन प्रैक्टिस होती है, तो हमें ग्राउंड को हम फील करते हैं, वहाँ के विकेट को हम पता चेक करते हैं कैसा विकेट है, कैसा बिहेव करेगा। तो उसके बाद अपनी पर्सनल प्लानिंग करते हैं, टीम की प्लानिंग होती है। तो ऐसे वो चीज़ हमें मेंटली प्रिपेयर करने बहुत हेल्प करती है जब भी कोई प्रेशर सिचुएशन होती है। ऐसे कई मैच होते हैं जब टीम में, एक लास्ट ईयर था, एक हम प्लेट ग्रुप का सेमीफाइनल खेल रहे थे, तो फर्स्ट इनिंग थी हमारे, कुछ 7-8 रन पे 3 आउट हो गए थे। अच्छा। वहाँ से मैंने 60 रन किए। फिर सेकेंड इनिंग में फिर हुआ कि 9 रन पे फिर 4 आउट हो गए। अच्छा। फिर मैंने वहाँ से 170 रन किए। अच्छा। तो वो इसलिए होता है कि हम प्रिपरेशन अच्छा करते हैं मेंटली। ऐसी सिचुएशन आती हैं, बहुत नॉर्मल है ये क्रिकेट के अंदर। ऐसी सिचुएशन आपको आएंगी एज ए सीनियर प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल प्लेयर, आपको इसको हैंडल करना आना चाहिए। एंड आजकल तो साइकोलॉजिस्ट हैं, अच्छे टूर्नामेंट्स होते हैं, तो आप उनसे जाके सेशन लीजिए, मेंटल एक्सरसाइज कीजिए, तो वो आपके प्रोफेशनल करियर में और स्पोर्ट्स के करियर में आपको बहुत इन्हांस करते हैं। क्योंकि जब तक आप मेंटली जितना स्ट्रांग रहेंगे, आप हर सिचुएशन में बहुत जल्दी अडॉप्ट कर सकते हैं, और स्पोर्ट्स में जितना जल्दी अडॉप्ट करता है उतना अच्छा परफॉर्म करता है उस लेवल पे। सुमित जी, अभी आपके इस जवाब से मुझे 2-3 चीज़ें निकल के आई हैं। जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जब मैं खेलता था मैं भी एक बास्केटबॉल प्लेयर रहा हूँ, मैंने स्टेट रिप्रेजेंट किया, मैंने यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट की है, मेरे ACL इंजरी हो गई थी, उसके बाद से सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो हमारे टाइम पे इतनी सुविधाएं नहीं थी जो आज के टाइम में। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी मिलते हैं टीमों को, फिजियोज मिलते हैं, एक सपोर्टिंग स्टाफ होता है बिल्कुल हर एक चीज़ का। आई एम श्योर वो रणजी ट्रॉफी लेवल टीम्स को भी मिलता होगा। आप अपनी एक एकेडमी भी चलाते हैं दिल्ली में, तो मेरी भी एकेडमीज चलती हैं, तो ग्रास रूट लेवल से, और थोड़ा सा बच्चा जब प्रोफेशनल लेवल पे चल रहा है, तो आप उसे क्या सजेस्ट करेंगे कि वो स्पोर्ट्स फिजियोज की हेल्प ले, अगर लेट से उसे एसोसिएशन में नहीं प्रोवाइड हो रही वो चीज़ें, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं आजकल बहुत अच्छे हैं जो इंडिया के डिफरेंट शहरों में काम कर रहे हैं, तो क्या किसी लेवल पे उसे उनकी मदद लेनी चाहिए? क्योंकि हमारे समय पे क्या होता था, कोच ही एकमात्र हमारा फिजियो हुआ करता था, वो ही स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का काम करता था, तो कोच साहब ने जो बोल दिया वो सर्वोप्रिय होता था। तो आप आज की जनरेशन को क्या बोलना चाहेंगे कि क्या उन्हें वो हेल्प लेनी चाहिए, या अभी एक लेवल तक उन्हें वेट करना चाहिए कि भाई अपने कोचेस की बात सुने? नहीं,
अगर आप किसी अच्छे टूर्नामेंट में खेलने जा रहे हैं जहां आपने कभी पहले रिप्रेजेंट नहीं किया, सपोज आप रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं, आपको वहाँ का प्रेशर नहीं पता, कैसे हैंडल करना है उस लेवल का प्रेशर। अगर आपको ज़रूरत है, आपको फील होता है कि मुझे ज़रूरत है, तो ज़रूर जाना चाहिए। okay. अगर कोई भी एक छोटी से छोटी चीज़ भी आपकी परफॉर्मेंस में आपको हेल्प कर रही है, आपको सब चीज़ यूज़ करना चाहिए। स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फिजियो, ट्रेनर, कोच, आजकल बहुत स्पेसिफिक हो गया है सब कुछ। हाँ जी। आप जितना स्पेसिफिक चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप ठीक करते जाएंगे, आपका बड़ा जो गोल है वो अपने आप अचीव हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितना मैंने क्रिकेट खेला है, हमें पहले नहीं मिलता था, अब मिलता है। पहले के मुकाबले अब ट्रेनर्स बहुत अच्छे हो गए, फिजियो बहुत अच्छे हो गए, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स के लिए, प्लेयर्स के लिए। वो फिजिकल के लिए अलग हुए, कार्डियो के अलग हैं, स्ट्रेंथनिंग के अलग हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अब हर प्लेयर के अकॉर्डिंगली वो बनाते हैं, फिजियो एंड ट्रेनर बन के। जैसे हमारे सिक्किम क्रिकेट एसोसिएशन में ट्रेनर है, फिजियो है, वो हमारे हर सेशन का ख्याल रखते हैं। ओके। हमारा सेशन खत्म होता है सीजन रणजी ट्रॉफी का, उसके बाद अलग अलग प्रोग्राम बना के देते हैं हमारे लिए, हर पर्सन को पर्टिकुलर। फिर जैसी प्री सीज़न होता है उसका अलग से प्रोग्राम सेट किया जाता है। फिर जैसे हम सीज़न में जाते हैं, मैचेस स्टार्ट होते हैं, तो उसका अलग से प्रोग्राम देते हैं, जो बहुत स्पेसिफिक हो गया। और इससे किसी भी स्पोर्ट्समैन की लाइफ बहुत बढ़ गई है। अब तभी आप देखते हैं कि आजकल क्रिकेट में लोग 40 ईयर्स तक बहुत ईजीली खेलते हैं, और पहले 30-32 में लोग रिटायरमेंट ले लेते। तो ये रीज़न ही वही है कि हर एक साइकोलॉजिस्ट है, ट्रेनर है, फिजियो है, जितना स्पेसिफिक हो गए हैं, जितना इम्प्रूवमेंट किया है, वो बहुत अच्छी बात है स्पोर्ट्समैन के लिए। तो स्पोर्ट्समैन को सब चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो आपको अच्छा परफॉर्म कर सके, जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। सबका ड्रीम होता है कंट्री खेलने के लिए, उस ड्रीम को फुलफिल कर सके, तो हर एक चीज़ यूज़ करनी चाहिए आपको। अब जैसे मेंटल प्रेशर की हम बात कर रहे थे, आजकल मैंने देखा है अपने यहाँ जब एकेडमी मैचेस होते हैं या कुछ अच्छे लेवल के भी मैचेस होते हैं, तो बच्चे आजकल ना इस मेंटल प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते। उसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। लेट से कोई बहुत अच्छा बैट्समैन है, अगर उसने एक ओवर में 4 बॉल मिस कर दी हैं, तो वो अपने आप को इतना प्रेशराइज फील करने लग जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज ही फील्ड पे बताती है। आप आज के यंगस्टर को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें? क्योंकि क्रिकेट बहुत फास्ट होता जा रहा है, बॉल की कीमत है भाई T20 में, और अब तो T10 भी आने वाला है, ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में आ गया है। तो आप उन यंगस्टर्स को क्या बोलेंगे कि भाई उस प्रेशर को कैसे हैंडल करा जाए? देखो, जो प्रेशर होता है वो फेलियर का प्रेशर होता है। स्पोर्ट्स में आप मैक्सिमम नंबर फेल होते हैं, ठीक है, बहुत कम परसेंटेज होते हैं आप सक्सेस होते हैं। तो आप फेलियर की टेंशन ना लीजिए। जो चीज़ मैक्सिमम लाइफ में होनी है, आपके स्पोर्ट्समैन हैं, आप 50-60% आपको फेल होना है सपोज, तो आप उसकी परेशानी मत लीजिए, आपको सही क्या करना है। और जब आप ग्राउंड में खेल रहे हैं, सपोज आपको एक ओवर में 10 रन चाहिए, 1-2 बॉल आपका ख़राब हो गया, तो एक प्रेशर आता है। तो एक लॉन्ग ब्रीथ या डीप ब्रीथ लीजिए, उसके बाद आप सोचिए कि नेक्स्ट बॉल में मैं क्या कर सकता हूँ। विजुअलाइजेशन। जो 2 बॉल के बीच का जो टाइम होता है ना, जो आप वहाँ सोचते हैं ना, वो आप परफॉर्म करने में निकालेंगे। तो वो जो थिंकिंग है ना, वो आपको अच्छी करनी है। हर 2 बॉल के बीच का जो टाइम मिलता है आपको, एक बॉलर रनअप पे जाता है, आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलता है, तो वहाँ सोचिए कि आपको मुझे क्या करना है। उस सिचुएशन जब आप सोचेंगे तो नेक्स्ट बॉल पे आप हमेशा अच्छा खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि देखो सामने बॉलर है, वो भी अच्छा बॉल डालने आ रहा है, तो उस बीच में आप ये सोचिए कि वो अगर इतना अच्छा बॉल डाल रहा है तो इसका आउटकम, इसको मैं निकालूंगा, रन कैसे निकालूंगा। तो रिजल्ट के बारे में सोचिए कि मैं कैसे सॉल्यूशन निकालूँ, इसका सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो उस 2 बॉल के बीच का सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है। उस पर थिंकिंग चलाते रहिए अपना, कि मैं क्या फील्ड है, क्या बॉल डाल सकता है, इसके लिए मैं क्या शॉट्स मार सकता हूँ, कहाँ मार सकता हूँ, कहाँ गैप है। जब आप ऐसे सोचेंगे तो आपका प्रेशर का जो सोच रहे हैं वो सारी चीज़ साइड में रह जाएगी। फिर आप रन देखेंगे, डाइवर्ट करना है ना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कहाँ गैप है, कैसे रन निकाल सकता हूँ। तो उसके हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो वो प्रेशर कम होता चला जाता है। सुमित भाई, हाउ डू यू हैंडल सेटबैक्स? कई बार ऐसा रहा होगा कि किसी सीज़न में आपको बहुत
अच्छी उम्मीद होगी कि यार इस बार मेरा सिलेक्शन यहाँ होना चाहिए, या मैं इस बार अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ और या नहीं परफॉर्म कर रहा हूँ और उस कारण से कहीं सिलेक्शन ना हुआ हो, तो हाउ डू यू हैंडल सेटबैक्स? और आप आज के यूथ को क्या राय देना चाहेंगे जो एकदम बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाता है अपनी लाइफ से? क्योंकि हम लोग आजकल एक सूडो वर्ल्ड में जी रहे हैं कि इंस्टा रील देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, और हम एक सूडो लाइफ से इन्फ्लुएंस्ड हैं दूसरे बंदे की, और हम अपने आप को ही डीमोटिवेट कर लेते हैं। तो हाउ डज सुमित सिंह हैंडल अ सेटबैक? जैसे हर यंगस्टर्स के साथ होता है, हमारे अर्ली डेज में हमारे साथ होता था कि हम परफॉर्म करते थे, सिलेक्शन नहीं होता था, बड़ा डिसअपॉइंटेड होता था कि वो सिचुएशन ना कि यार परफॉर्म किया हमने बाकियों से अच्छा और सिलेक्शन नहीं हुआ। बट धीरे 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 पता चला कि ये तो पार्ट एंड पार्सल है गेम का जी। फिर वो चीज़ें इतनी बॉदर नहीं करी लाइफ में, आप परफॉर्म कर रहे हैं। हमने फिर मैं पर्सनली ये सोचा कि हम क्रिकेट खेलना स्टार्ट क्यों किया था, क्योंकि अच्छा लगता था, इन्जॉय करते थे। ठीक है, ग्राउंड में जाके बैट से बॉल लग के जब चौका जाए या छक्का लगे, आप बॉल डाल रहे आउट करे, वो जो इन्जॉयमेंट है हम उसके लिए क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। सिलेक्शन तो वो बाद का प्रोसेस था। तो फिर मैंने अपने मेंटली अपने आप को समझाया कि ये प्रोसेस है हमारा अपना खेलने का, खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए स्टार्ट किया था और अच्छा परफॉर्म करने के लिए किया था। तो फिर धीरे धीरे रियलाइज़ किया कि आप बस अपना ग्राउंड में काम करिए, बाकी ऊपर वाला कुछ ना कुछ प्लान करता है जो हम सोचते भी नहीं हैं। और लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस भी कई बार ऐसा किया है कि हम कई बार क्या होता है कि हम परफॉर्मेंस नहीं करते, एक सीरीज़ ख़राब चली जाती है, एक सीज़न ख़राब चले जाता है, कभी सिलेक्शन नहीं होता, बट एक सीज़न ऐसा आता है कि 3-4 सीज़न को सारा कवर कर देता है और वो हमने सोचा भी नहीं होता कि इतना अच्छा परफॉर्म भी हो सकता है हमें। और वो सीज़न क्या होता है कि वो आगे पीछे का काफ़ी कुछ कवर कर देता है। तो सिलेक्शन का, परफॉर्मेंस का, फेलियर का इतना ज़्यादा प्रेशर मत लो। जो भी यंगस्टर्स के लिए मैसेज है, आप इंजॉय करो गेम को, जैसे आपने बचपन में उठाया था बैट बॉल खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए, गेम को इंजॉय करो, अच्छा प्लेयर बनने की कोशिश करो, अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करो। जब अच्छा परफॉर्म करोगे, अच्छा प्लेयर बोलेंगे, 4 लोग आपके बारे में बात करेंगे, आज नहीं तो कल आप अच्छी क्रिकेट पक्का खेलोगे, ये शॉर्ट है। अब सिलेक्शन के पीछे ज़्यादा मत भागो, अच्छा प्लेयर बनने के लिए पीछे भागो। जब आप अच्छा प्लेयर बनेंगे तो सिलेक्शन में हर एक कोच और टीम को, आप जब आप मैच विनर बन गए ना, तो किसी भी कोच या टीम को आपको मैच विनर चाहिए होता है। बिल्कुल, है ना? तो आप मैच विनर बनने की कोशिश करिए, आपको हमेशा सिलेक्शन मिलेगा। नहीं भी मिलेगा इस साल नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर मिलेगा, बट जब मिलेगा आप उस लेवल पे आप खड़े हैं, परफॉर्म करोगे जाके, आप उस लेवल के प्लेयर हैं। तो आप उस लेवल के प्लेयर नहीं हैं और आपका सिलेक्शन हो जाए, वहाँ जाके परफॉर्म नहीं करेंगे, फिर वापस आ जाएंगे, तो फिर वो दिक्कत है। तो अच्छा प्लेयर बनिए, अच्छा परफॉर्म करिए, ताकि जब आपका चांस मिले तो आप वहाँ जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करें, फिर आपको कोई हटा ही ना पाए उस जगह से। तो इसलिए सिलेक्शन का टेंशन छोड़िए, बस अच्छी मेहनत करिए। सुमित जी, आप 2009 में जैसे आर्मी में सिलेक्ट हुए स्पोर्ट्स कोटा में, तो आई एम श्योर आपने बताया जब आप 8th क्लास में थे तब से आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, और उसके 2-3-4 साल पहले आपने क्रिकेट खेलना भी स्टार्ट किया होगा। जब आपने खेलना स्टार्ट किया था उस टाइम की इंडियन क्रिकेट, ग्रास रूट लेवल पे भी, प्रोफेशनल लेवल पे भी, और आज के प्रेजेंट डे की इंडियन क्रिकेट में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? और वो फ़र्क पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या आपके हिसाब से क्या राय है उसमें? जब हमने स्टार्ट किया था अब की क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। अब क्रिकेट बहुत फास्ट हो गई एंड अब क्रिकेट ज़्यादा हो गई है पहले के मुकाबले। पहले इतनी क्रिकेट नहीं होती थी, और ये बहुत पॉजिटिव साइन है किसी भी स्पोर्ट्स के लिए कि वो ग्रोथ कर रहा है डे बाय डे। तो क्रिकेट इंडिया में इंटरनेशनल वाइज भी ग्रोथ कर रहा है डे बाय डे। आपको बहुत सारी लीग्स खेलने को मिल गई हैं, अब हर स्टेट में T20 लीग्स आ गई हैं, तो प्लेयर्स को एक्सपोजर के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म्स हैं। आप रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे, आप T20 लाइव मैचेस आ रहे हैं आपके हर स्टेट के, तो लीग्स हो रही हैं, आप लाइव मैच में परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ से कई एग्जांपल है, जो वहाँ परफॉर्म करते हैं उनको IPL टीम पिक कर लेती हैं, जो रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेले होते। पहले हमें रणजी ट्रॉफी बड़ा टफ होता था खेलना, बट अब क्या है कि प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं, टूर्नामेंट्स इतने ज़्यादा होंगे डोमेस्टिक वाइज भी, तो वो प्लेयर्स के लिए और
टीम बिल्ड करने के लिए बहुत अच्छे साइंस हैं। तभी आप देख रहे हैं कि आजकल इंडिया टीम डे बाय डे ग्रो कर रही है। आपके पास बंच ऑफ प्लेयर्स ज़्यादा हो गए हैं। पहले लिमिटेड प्लेयर थे, आप कभी पुराने देखेंगे ना तो आपको वही 20, 30, 40 प्लेयर्स के नाम सुनाई देते थे। अब हर साल कुछ ना कुछ नए नाम ऐड होते हैं, नया नया टैलेंट आता है जी। उनको पता लगता है कि यार मुझे कैसे परफॉर्म करना है, इस लेवल पे जाना है तो क्या करना है। सबके पास ब्लूप्रिंट है, पहले नहीं होता था। पहले जो स्पोर्ट्समैन खेलते थे उनका कोई ब्लूप्रिंट नहीं था। अभी आप किसी यंगस्टर्स के साथ पूछेंगे कि यार मुझे इंटरनेशनल खेलना है तो आपके पास क्या रास्ता है, तो आप उसको रास्ते का ब्लूप्रिंट दे देगा। पहले हम लोग ने स्टार्ट खेलना किया था तो हमारा तो हम जाते थे मैच खेलते थे, कोचेस कहते थे चलो आज मैच है, तो हमें नहीं पता था कि हमें उस लेवल तक कैसे पहुंचना है। बट अब सबके पास है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो नॉलेज हर बच्चे के पास है। तो उसे ये पता है कि मुझे इस लेवल पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी है, कैसे मेहनत करनी है। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है। फिर उससे टैलेंट है वो बाहर बहुत जल्दी आता है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, बहुत अच्छा टैलेंट है यहाँ पे। हर स्टेट में, हर आप देखेंगे अकेडमीज में स्टेट वाइज बहुत अच्छा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो टैलेंटेड बच्चे फिर वो ऊपर आते हैं, फिर स्पोर्ट ऊपर जाता है। तो ये बड़ा पॉजिटिव साइन है क्रिकेट के लिए। जैसे पहले मैंने 2012 में क्रिकेट का काम चालू किया था, तो पहले मैं देखता था एकेडमीज़ में दिल्ली में डेज मैचेस पे बहुत ज़्यादा फोकस हुआ करता था। और आज अगर आप देखेंगे तो डेज मैचेस बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे ख़त्म हो गए हैं। जो लोकल टूर्नामेंट्स भी हैं, पहले डेज के टूर्नामेंट हुआ करते थे, आजकल वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। उसका क्या इम्पैक्ट है जो कि आजकल जो यंगस्टर्स हैं, बिल्कुल जो 14-16 वाला है, उसे पता भी नहीं है डेज मैचेस का क्या इम्पैक्ट था। तो उसे आप क्या बताना चाहेंगे कि डेज मैचेस और लंबे क्रिकेट की क्या इंपॉर्टेंस थी? देखिए, दिल्ली क्रिकेट में हमेशा 40 ओवर के मैच हुए हैं। दिल्ली क्रिकेट की लीग जब भी हुई है वो हमेशा 40 ओवर्स की हुई है, और आज भी 40 ओवर्स की हो रही है जी। बट इंटरनेशनली अब T20 भी आ गए हैं, वन डेज भी चलते हैं, 3 फॉर्मेट्स हो गए जी। तो उसके अकॉर्डिंगली अब फॉर्मेट्स भी छोटे छोटे हो गए हैं। वाइट बॉल के लिए अब स्पेसिफिक प्लेयर्स हो गए कई। कोई रेड बॉल के स्पेशलिस्ट हैं, कोई वनडे के स्पेशलिस्ट हैं। तो जो छोटे हैं उनके लिए अभी भी BCCI ने डेज क्रिकेट ही कर रखी है। ओके। 19 लेवल पे आके वनडे स्टार्ट होती है, वहाँ भी T20 नहीं है। वनडे खेलते हैं वो लोग और डेज खेलते हैं। तो अभी भी डेज क्रिकेट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एंड BCCI अभी डेज क्रिकेट के ऊपर और ज़्यादा फोकस कर रहा है। ओके। अभी हर सीनियर प्लेयर्स को बोलता है कि आप जब फ्री हैं तो आप डोमेस्टिक में जाइए खेलिए। तो कुछ बीच में था फेज जहाँ पे डेज क्रिकेट थोड़ा सा कम हो गया था, बट अब वापस से पिछले कुछ टाइम से वापस से ग्रो कर रहा है वो। ओके। अभी आप रणजी ट्रॉफी में हर इंटरनेशनल प्लेयर खेलता है जब वो फ्री होता है। तो धीरे धीरे वाइट क्रिकेट रणजी ट्रॉफी की वैल्यू फिर तो दोबारा से अपने उसी लेवल पे जा रही है जहाँ पहले थी। बीच में एक फेज आया था कि थोड़ा रेड बॉल का इम्पोर्टेंस कम दे रहे थे प्लेयर्स, क्योंकि IPL लोगों को IPL दिखता था वाइट बॉल, तो लोग उसकी प्रिपरेशन ज़्यादा करते थे। तो यंगस्टर्स जितने लंबे गेम खेलेंगे उतना ज़्यादा उनको ग्राउंड में रहने की आदत पड़ेगी। तो यंगस्टर्स को T20 कम खेलना चाहिए 17 की एज तक, तो मिनिमम तब तक उसे कम से कम 40-50 ओवर्स के मैच खेलने चाहिए, ताकि उनको ज़्यादा देर लंबी देर ग्राउंड में रहने की आदत पड़े। तो वो उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, उसके गेम के लिए भी अच्छा है। तो मेरी एडवाइस ये है कि यंगस्टर्स को वो लंबा गेम खेलें। जहाँ भी अभी साउथ में देखिए, अब साउथ में आज भी लीग डेज की होती है। हैदराबाद में 3 डे होती है, मुंबई में, तमिलनाडु में 2 डे होती है, बंगाल में 2 डे होती है। जितने पुराने हैं साउथ में, अभी भी जैसे पुराने होते थे वैसे ही उसी स्ट्रक्चर पे चल रही लीग। तो अभी वो रेड बॉल को उतनी अहमियत है। दिल्ली में भी क्रिकेट 40 ओवर्स की होती है, तो आप लंबा गेम खेलिए, वो ज़्यादा बेनिफिट है आपके लिए अभी यंगस्टर्स के लिए। सुमित जी, जब आपने बचपन में खेलना स्टार्ट किया था और उस समय पे हमारे जो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वहाँ पे पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। पहले ये कहावतें होती थी कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे ख़राब। बट अब वो टाइम के हिसाब से चेंज हो गई है। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अवेयर्ड हैं, जैसा आप भी एकेडमी चला रहे हैं और आप
खेल भी रहे हैं प्रोफेशनली, तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बच्चों से स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मैं भी बहुत सारे गेम्स की एकेडमी चलाता हूँ, अपने सेंटर्स चलाता हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ डिफरेंट डिफरेंट गेम्स के पेरेंट्स ने बच्चों की पढ़ाइयों को बिल्कुल सेकेंडरी करा हुआ है और वो प्रोफेशनल लेवल पे उन्हें कोचिंग दिला रहे हैं, जिसमें बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, पूरे दिन खेलते हैं, उनके पास सुबह की कोचिंग सेशन अलग होता है, फिर फिटनेस सेशन होता है, फिर शाम को ट्रेनिंग सेशन होता है। आपके हिसाब से, या जब आपने खेलना स्टार्ट किया था, आपकी फैमिली ने आपको कैसे सपोर्ट किया था? आपके तो फादर कोच थे, तो उन्हें वो चीज़ें पता थी, बट उस टाइम पे बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता रहती थी। या जो आज का बच्चा है, क्या उसे अपनी पढ़ाई को स्किप करना चाहिए पूरा और सिर्फ स्पोर्ट्स पे डाइवर्ट होना चाहिए, या दोनों के बीच में बैलेंस अप्रोच बना के चलना चाहिए? आपका उस पर क्या टेक है आज के बच्चे का, और आपने अपने टाइम पे क्या किया था? मेरे टाइम पे मैं थोड़ा लकी था कि मेरे फैमिली में थोड़ा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है, तो मुझे स्पोर्ट्स के लिए फोकस कर रहता था, बट पढ़ाई के लिए भी उतना ही फोकस रहता था। वो ये नहीं कहते थे कि आप फर्स्ट क्लास आइए, बट बिलो एवरेज भी नहीं रहना आपको, वो बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि एजुकेशन आपके स्पोर्ट्स में बहुत हेल्प करती है। आप कभी स्पोर्ट्स में जाएंगे, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहता है। 4 लोगों के बीच में आप बैठ के बात करेंगे, तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, आज भी, पहले भी और आगे आने वाले टाइम पे भी। एजुकेशन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। एजुकेशन प्राइमरी है, स्पोर्ट्स उसके साथ में, ठीक है। तो एजुकेशन पे हमेशा फोकस रहना चाहिए। साइड बाय साइड आप अपने स्पोर्ट्स पे फोकस करिए और उसको बैलेंस करिए। जब आप स्पोर्ट्स और पढ़ाई करेंगे तो आपको कई चीज़ें फिर आप लाइफ में कट डाउन करनी पड़ेंगी। आपको मोबाइल छोड़ना पड़ेगा, आपको घूमना फिरना छोड़ना पड़ेगा, तो बहुत सारी चीज़ें। अगर आप बैलेंस करेंगे, आप 2-3 घंटे पढ़ाई करेंगे, मोर देन इनफ। आप दिन में 2-3 घंटे रेगुलर पढ़ाई करिए, आप अबव एवरेज स्टूडेंट होंगे लाइफ में। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, अभी भी है, आगे भी है, पीछे भी रही है, हमेशा रही है। तो स्पोर्ट्स के साथ साथ पेरेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि पहले नॉलेज नहीं था स्पोर्ट्स के बारे में, तब से पढ़ाई होती थी। एंड कमर्शलाइजेशन बहुत हो गया है, जब सिर्फ जॉब के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता था कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ ले, जॉब अच्छी कर ले, तो उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, तब इतने प्रोफेशंस के बारे में नॉलेज नहीं था पेरेंट्स को। अब जैसे जैसे लोग प्रोफेशंस, मीडिया जितनी इन्वॉल्व हो गई है, प्रोफेशंस के बारे में पेरेंट्स को, बच्चों को पता लगा है, तो उनको पता है कि हाँ इसके अंदर भी कुछ है। पहले इतना कुछ नहीं था, मनी वाइज भी नहीं था पहले। अब जितना पैसा स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो गया है, पहले नहीं था। पहले बहुत एक लेवल पे जाके पैसा मिलता था, उससे नीचे आपको लेवल पे नहीं मिलता था। अभी 19, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो 19-17 लेवल से बीसीसीआई आपको पे करना स्टार्ट कर देती है, अगर आप बोर्ड क्रिकेट खेल रहे हैं तो, और वो अच्छा खासा अमाउंट पे करना स्टार्ट करती है। तो वो बहुत पॉजिटिव साइन है, बट उसके साथ साथ आपको फोकस, स्टडीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। एक बेसिक स्टडी आपको कंप्लीट करनी चाहिए, हाँ, ताकि वो आपको आगे हेल्प करे। आपके स्पोर्ट्स में भी कुछ चीज़ें आपको नॉलेज से बहुत ज़रूरी होती हैं, वो पढ़ाई लिखाई से ही आती हैं, वो सिर्फ खेल खेल से नहीं हो सकती, इसलिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। सुमित जी, डाइट एक स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, किसी भी गेम की बात करें हम। और आजकल मेरा जो पॉडकास्ट में हर एथलीट से ये मेन क्वेश्चन रहता है कि जो आजकल केमिकल्स इंड्यूस्ड चीज़ें आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स आ गए हैं। ड्रग्स मतलब दवाइयाँ जो कि परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट ड्रग्स के नाम से स्पोर्ट्स स्पेसिफिक होती हैं। क्या एथलीट्स को उन्हें लेना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने देखा है एथलीट्स का जो लाइफ साइकिल है, जो कोर उनके पीक टाइम की है, वो बहुत कम होती है, 4-5 साल, और उस टाइम पे इंजरी प्रोन भी बहुत होता है। तो कई ऐसी चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं, सप्लीमेंट्स हैं, मैं ड्रग्स वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, वो सिर्फ दवाइयों के लिए है, मेडिसिन के लिए है। तो ऐसे सप्लीमेंट्स क्या आप रिकमेंड करते हैं किसी को भी? आजकल बहुत सारे मैं देख रहा हूँ कि वेज के नाम पे और शीलाजीत के नाम पे बहुत सारे केमिकल इंड्यूस्ड कि आपकी वो परफॉर्मेंस को बूस्ट कर देंगे, स्टैमिना को बूस्ट कर देंगे।
क्या एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेना ठीक है? क्योंकि आपने बहुत पहले के समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जब हमारा टेक जो है, जो यूट्यूब है, इंस्टा है, वो इवॉल्व होते हुए आपने देखा है, और इन चीज़ों का चलन भी आजकल देखने में आ रहा है। क्या आप रिकमेंड करेंगे एथलीट को कि वो एक केमिकल इंड्यूस सप्लीमेंट्स ले, और केमिकल भी नहीं है, अगर नेचुरल भी हैं, वो सप्लीमेंट्स हैं, तो आपका टेक उस पर क्या है? और उसके बाद कुछ मैं आपकी डाइट के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि डाइट के बारे में भी ना एक बहुत मिसकंसेप्शन आजकल मार्केट में है कि एथलीट्स को एक स्पेसिफिक डाइट लेनी चाहिए, या विराट कोहली या रोहित शर्मा या कोई भी एक एक्स प्लेयर जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वो एक स्पेसिफिक डाइट लेता है, तो क्या उन्हें वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? उस पर आपका टेक क्या है? पहले तो ये सप्लीमेंट्स का क्वेश्चन है आपका। जितने मार्केट में सप्लीमेंट्स आजकल चल रहे हैं, जो आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, वो नहीं लेने चाहिए, ठीक है? किसी भी यंग से, किसी भी स्पोर्ट्समैन को जो भी वाडा लिस्ट में नहीं है, जो वाडा लिस्ट में बैंड है, कुछ भी नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जो वाडा लिस्ट में है ऑलरेडी, जो सप्लीमेंट आपको स्पोर्ट्समैन को ले सकते हो, आप सिर्फ उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप लीजिए, वो भी डॉक्टर एंड ट्रेनर से पूछिए। जब डॉक्टर और फिजियो या ट्रेनर आपको एडवाइस करे कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, तभी लीजिए। अपने आप कुछ भी मत लीजिए, क्योंकि कोई भी डॉक्टर और ट्रेनर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से जानेगा, आप खुद को नहीं जानते कि आपकी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है, कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, कि आपकी बॉडी में कार्ब की रिक्वायरमेंट है। वो आपका फिजियो आपको पूरा एनालाइज करेगा, ट्रेनर एनालाइज करेगा, उसके बाद वो एडवाइस करेगा। तो उसके एडवाइस के बाद लीजिए। अगर वो आपको बोले कि प्रोटीन लीजिए, आपकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप लीजिए। वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि आजकल फूड भी जो हमको मिलता है खाने को मार्केट में, वो भी कोई प्योर नहीं मिलता। पहले के ज़माने में जब हम बच्चे होते थे, तब फिर भी प्योर मिलता था थोड़ा। अब प्योर चीज़ें नहीं मिलती हैं खाने को। तुम्हारी बॉडी को जो रिक्वायरमेंट है रिकवरी के लिए, उसके लिए वो चीज़ें ज़रूरी हैं, बट जब फिजियो या ट्रेनर एडवाइस करे तब। अगर वो बोले नहीं, आपकी रिकवरी इससे हो सकती है, फूड से हो सकती है, तो सिर्फ फूड ही खाइए। अपने आप से कुछ मत लीजिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो रही मेरी डाइट की बात, मैं सिर्फ एक चीज़ अवॉइड करता हूँ, जंक फूड और बाहर का खाना। घर में जो खाना बनता है आप खाइए, किसी भी यंगस्टर्स के, किसी के लिए घर का बना सब खाइए, जो घर में मम्मा बनाती हैं सब खाइए। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम लोग, मैं डाइट में शुगर कट डाउन कर देता हूँ, मसाले कम होते हैं, ऑयल कम होते हैं। बेसिकली आप शुगर, मसाले, ऑयल कम करेंगे बॉडी में, तो आपकी बॉडी एक जो फूड आपका फ्यूल की तरह काम करता है। मसाले, ऑयल एंड शुगर वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे स्लो डाउन करता जाता है, तो आप उसको कम करिए बॉडी के अंदर, और खाने को फ्यूल की तरह, फ्यूल है वो आपकी बॉडी के लिए। अब जितना अच्छा गाड़ी में फ्यूल डालेंगे वो उतनी अच्छी चलेगी। ऊपर वाले ने फरारी बना के भेजी है, अब आप उसमें केरोसिन ऑयल डाल रहे हैं, वाइट पेट्रोल डाल रहे हैं, वो आपके ऊपर है, वो आपको डिसाइड कर एज ए पर्सन ना। तो उसी के हिसाब से आपको फ्यूल, आप फ्यूल की तरह खाना खाइए। एक दिन चीट डे लेना है, वीक में एक दिन चीट डे लीजिए, बट बाकी जो घर में बन रहा है सब खाइए। दूध, दही, घी, सब कुछ खाइए। कोई भी चीज़ मैं पर्सनली अवॉइड नहीं करता, घर का खाना। बाकी बाहर का खाना जितना हो सके, जंक फूड हो सके, उसको अवॉइड कर दीजिए। सुमित जी, हमारे उन व्यूअर्स को या उन पेरेंट्स को और मुझे भी आप प्रोसेस बताइए, फर्स्ट क्लास इंडियन क्रिकेट में कौन कौन से टूर्नामेंट्स होते हैं, और किस टूर्नामेंट को खेलने के बाद इंडियन टीम आईपीएल में सिलेक्शन हो पाता है। रणजी ट्रॉफ़ी है, देवधर ट्रॉफ़ी है, विजय हजारे ट्रॉफ़ी है, तो उसे बेसिक्स से बताइए कि एक प्लेयर जब वो खेलना स्टार्ट कर रहा है, वो 17 से करेगा या 14 से करेगा, फिर उसे किस किस स्टेप पे कौन कौन सी ट्रॉफीज़ मिलती हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कौन उसमें खेल पाता है। आप जूनियर क्रिकेट से बात कर रहे हैं? जूनियर क्रिकेट से लेके मैं मेन प्रोफेशनल क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, जो हमारे यहाँ ए क्लास लेवल पे क्रिकेट हो रही है। कौन कौन से मेजर टूर्नामेंट्स हैं इंडिया में? ठीक है, अंडर 17, 19 टूर्नामेंट्स मेजर है। पहले अंडर 14 भी होता था।
अभी BCCI अंडर 14 नहीं करवा रही, तो 16, 17 या 19 करवा रही। तो आप उसका सिंपल प्रोसेस है, हर एक स्टेट में लीग्स होती हैं, कुछ उस एज ग्रुप के टूर्नामेंट्स होते हैं जो एसोसिएशन कंडक्ट कराती है। वो इसीलिए कंडक्ट कराती है क्या कि बच्चे आएँ उसमें परफॉर्म करें, उस टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली वो बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, उस शॉर्टलिस्ट का वो ट्रायल लेते हैं, उस ट्रायल में से फिर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, फिर ट्रायल मैचेस होते हैं, फिर ट्रायल मैचेस में से एक बंच ऑफ प्लेयर्स लिस्ट बनती है 20 की 30 की, फिर उनका वो कैंप लगाते हैं, उस कैंप में वो उन सब की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, फिर 15 की टीम बना के वो बोर्ड के मैचेस खेलने जाते हैं जूनियर के। ये हर एक लेवल का प्रोसेस होता है, हर एक स्टेट का ये प्रोसेस होता है। तो आपको हर स्टेट में जाके पहले लीग्स खेलनी ज़रूरी है, तो लीग खेलिए, वहाँ परफॉर्म करिए, फिर ट्रायल मैचेस आएंगे वहाँ परफॉर्म करिए। तो आपको हर लेवल पे परफॉर्मेंस करना है, तब आप खेलेंगे। जब आप जूनियर लेवल में बोर्ड में परफॉर्म अच्छा करते हैं, जैसे 17, 19 में आपने अच्छा परफॉर्म किया तो 19 इंडिया का सिलेक्शन होता है, ZCA होता है, NCA होता है, ठीक है। आप उस 19 ZCA में अच्छा परफॉर्म करेंगे, 19 का NCA में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इंडिया अंडर 19 की टीम का सिलेक्शन होता है वहाँ से। तो ऐसे ही जब आप उनमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो कई बार क्या होता है अंडर 19 से पिक रणजी ट्रॉफी में हो जाते हैं। जो 17, 19 नहीं खेले, जो डायरेक्ट रणजी ट्रॉफी खेलते हैं तो वो लीग्स वगैरह में अच्छा परफॉर्म करते हैं, वैसे ही शॉर्ट लिस्ट होता है रणजी ट्रॉफी के लिए स्टेट वाइज। फिर आप उनके ट्रायल मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, फिर आप वाइट बॉल के अच्छे प्लेयर हैं, रेड बॉल के अच्छे प्लेयर हैं। जैसे रणजी ट्रॉफी में मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट होता है, विजय हजारे वनडे टूर्नामेंट होता है, रणजी ट्रॉफी रेड बॉल का टूर्नामेंट होता है, टेस्ट मैचेस। तो अब T20 के अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के अच्छे प्लेयर हैं, टेस्ट मैच के अच्छे प्लेयर, उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका सिलेक्शन होता है वहाँ पे। कई प्लेयर्स होते हैं तीनों फॉर्मेट के बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, तो उनका तीनों फॉर्मेट में होता है। कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स होते हैं जो T20 स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, वनडे स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, रेड बॉल स्पेशलिस्ट होते हैं, उनका उसके अकॉर्डिंगली होता है। फिर रणजी ट्रॉफी के बाद देवधर ट्रॉफी होता है वनडे का, दिलीप ट्रॉफी होता है रेड बॉल का। तो जो रणजी ट्रॉफी में विजय हजारे में और रणजी ट्रॉफी में जो अच्छा परफॉर्म करता है उनका दिलीप ट्रॉफी में हो जाता है, वनडे में अच्छा करता है उसका देवधर ट्रॉफी में होता है। फिर उनमें जो अच्छा करता है फिर बोर्ड इंडिया ए की टीम बनती है, बोर्ड प्रेसिडेंट लेवल बन जाता है। बाकी साउथ अफ्रीका ए, इंडिया ए, श्रीलंका ए की टीम्स आती रहती हैं, टूर पे इंडिया ए जाती रहती है। तब आप उन लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हो तो फिर आपको कंट्री लेवल भी मिलता है। एंड जब आप मुश्ताक अली में अच्छा करते हो तो IPL के स्काउट्स घूमते रहते हैं आपके, जहाँ जहाँ मुश्ताक अली होती है तो आप वहाँ आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, स्काउट्स आपको IPL के लिए फिर ट्रायल के लिए बुलाएंगे, क्योंकि IPL T20 लीग है तो वो मुश्ताक अली T20 लीग है, तो वो स्पेसिफिकली T20 प्लेयर्स ढूंढते हैं। तो फिर वो अपने फ्रेंचाइजी के ट्रायल्स पे बुलाते हैं, आप वहाँ ट्रायल्स में जाइए, आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर वो ऑक्शन में आपको पिक करते हैं। ये प्रोसेस है। तो हर एक जगह का कोर से परफॉर्मेंस ही है। आप किसी भी लेवल पे जाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप हर लेवल पे परफॉर्म करिए। सुमित जी, जैसे मैं नॉर्थ इंडिया में मेनली अपना बिजनेस भी करता हूँ और स्पोर्ट्स में रुचि रखता हूँ, तो मैं यहाँ के प्लेयर्स को भी ट्रैक करता रहता हूँ। कुछ जो मेरी एकेडमीज़ में आते थे अच्छे प्लेयर्स थे, रणजी ट्रॉफी भी खेले, यूपी से कुछ एक आध मैच खेल पाए। बहुत सारे लोगों का रुझान अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है पूरे देश से, और जैसा कि देखने में भी आया है पिछले 5-6 साल से नॉर्थ ईस्ट में क्रिकेट बहुत ग्रो हुआ है। BCCI ने भी वहाँ पे 2-3 अच्छे स्टेडियम पास किए हैं अभी लास्ट 1-2 साल में। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है और क्यों हमारे नॉर्थ के प्लेयर्स या ऑल ओवर इंडिया से प्लेयर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट के पास अभी BCCI ने बहुत अच्छा काम किया है नॉर्थ ईस्ट में। 2018 से रणजी ट्रॉफी वहाँ स्टार्ट हुई है, उससे पहले रणजी ट्रॉफी नहीं थी वहाँ पे। तो वहाँ के प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, स्पेसिफिकली तो वहाँ के बोर्ड्स के लिए, स्टेट्स के लिए बहुत अच्छा है, ताकि बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, बट लैक ऑफ एक्सपीरियंस कहिए,
तो उनको वो एक्सपीरियंस वहाँ उतना मिलता नहीं है, क्योंकि साल में 6 महीने बारिश होती रहती है। जैसे मैं सिक्किम से खेलता हूँ, सिक्किम का बोर्ड बहुत सपोर्टिव है प्लेयर्स को लेके, और क्रिकेट बहुत अच्छा ग्रो करता है वहाँ पे। नॉर्थ ईस्ट का सबसे ब्यूटीफुल स्टेडियम शायद हमारे सिक्किम में है। आप कभी वहाँ जाइए तो सिक्किम का जो स्टेडियम है वो नॉर्थ ईस्ट का सबसे ब्यूटीफुल स्टेडियम है खेलने के लिए। वहाँ का बोर्ड भी उतना ही काम करता है वहाँ पे प्लेयर्स के लिए, क्रिकेट को ग्रोथ करने के लिए। जो हमारे प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी हैं, सब जो भी हैं, वो सब ग्रो करने के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं। बीसीसीआई बहुत पैसा इन्वॉल्व करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है वहाँ पे। एंड नॉर्थ से काफ़ी लोग वहाँ जाते हैं एज ए प्रोफेशनल खेलने जाते हैं, क्योंकि हर एक नॉर्थ ईस्ट में 3 प्रोफेशनल प्लेयर्स रिक्वायर होती है, बीसीसीआई ने दे रखा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है प्लेयर्स के पास। एंड जो हम रणजी ट्रॉफी में कम्पीट करते हैं बाकी टीम से, वो पिछले 40-50 साल से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, एंड वो 4-5 साल से खेल रहे हैं, तो वो गैप बहुत बड़ा है। बिल्कुल। तो उसके लिए हर टीम 3 प्रोफेशनल्स खिला सकती है। तो ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट टीम्स के पास है, या ये प्रिविलेज हर स्टेट के पास, हर टीम के पास? हर स्टेट के पास है, कि वो 3 इंडियन प्लेयर्स कहीं से भी खिला सकता है, कहीं से भी 3 प्रोफेशनल प्लेयर्स खिला सकता है कोई भी टीम अपनी टीम में। बट नॉर्थ ईस्ट वाले इसलिए खिलाते हैं ताकि वहाँ के जो यंगस्टर्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, उनको वो एक्सपीरियंस मिले, एक्सपीरियंस प्लेयर से सीखने को मिले। लर्निंग प्रोसेस है कि उस लेवल पे कैसे परफॉर्म करना है। कोई पुराना जो एक्सपीरियंस प्लेयर वहाँ जाके खेलेगा उनके साथ, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो उन बच्चों को वहाँ पे सीखने को मौका मिलता है, तो वो उनकी क्रिकेट ग्रो हो रही है। इसीलिए डे बाई डे वहाँ पे क्रिकेट ग्रो हो रही है। थोड़ा टाइम लगेगा चीज़ों में, बट ग्रो कर रही है। अब वो 40-50 ईयर्स पुरानी टीम्स हैं, उनसे कॉम्पीट करना है, तो वो हर साल कुछ ना कुछ उनके परफॉर्मेंस में ऐड ऑन होता जा रहा है, तो होपफुली वो आगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो यहाँ के लोग हैं वो इसलिए वहाँ जाते हैं क्योंकि अभी वहाँ इतना क्रिकेट नहीं है, यहाँ बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अपने नॉर्थ में, बाकी पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा क्रिकेटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो उनको खेलने का चांसेस कम मिलता है। तो प्लेयर नहीं, ऐसा नहीं है कि वहीं जाते हैं, दिल्ली से भी कहीं और भी जाते हैं प्लेयर्स। दिल्ली के कई प्लेयर्स पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेटों से खेलते हैं। तो जिस स्टेट में, यूपी के कई प्लेयर्स हैं जो यूपी से नहीं खेलते, कोई उत्तराखंड से खेलता है, कोई राजस्थान से खेलता है, तो वो अलग अलग जाके खेलते हैं। अब जैसे मोहम्मद शामी है, वो यूपी के हैं बट खेलते बंगाल से, क्योंकि उनको यूपी में चांस नहीं मिला। तो प्लेयर तो बस चांस ढूंढता है, कोई अच्छा प्लेयर है तो यार मेरे में टैलेंट है, मुझे परफॉर्म करना है, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो प्लेटफॉर्म ढूंढने के लिए इतना दूर जाते हैं वहाँ पे खेलने, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से। तो अभी इसीलिए वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते हैं, प्लेयर ज़्यादा जाते हैं, ताकि उनको खेलने का मौका मिले। सुमित जी, आप काफ़ी समय से क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी भी आप प्रोफेशनल क्रिकेट का हिस्सा हैं, और आप अपनी एकेडमी भी रन करते हैं। अगर आप किसी भी गवर्निंग बॉडी में होते जो डिसीजन मेकर है इंडिया में, तो इंडियन क्रिकेट के लिए क्या 3 चेंजेस ऐसे आप लाते जो कि यूथ को आपके हिसाब से फ़ायदेमंद या फ़ायदा देते? फर्स्ट, मैं हर स्टेट में अकेडमीज करता जो बीसीसीआई रन करता, ताकि उस स्टेट में कोई छुपा हुआ टैलेंट जो भी हैं वो वहाँ पिक हो जल्दी। जितना जल्दी टैलेंट पिक होगा उतना जल्दी हम उसको ग्रो कर पाएंगे। एंड डेज क्रिकेट जूनियर क्रिकेट के लिए सेकंड कंपलसरी करने के लिए कि हर एक स्टेट में डेज क्रिकेट कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है, एट द एज ऑफ 70। अच्छा, ताकि उनकी क्रिकेट में ज़्यादा अच्छा हो। और बीसीसीआई बोर्ड मैचेस के अलावा भी स्टेट के अंदर जितना ज़्यादा टूर्नामेंट करा सके, ताकि और टैलेंट बाहर निकल के आए। क्योंकि जितना ज़्यादा प्लेटफॉर्म, जैसे अभी करना स्टार्ट कर दिया ऑलरेडी, लीग स्टार्ट कर दी, T20 लीग्स जो हैं वो सब बीसीसीआई अप्रूव कर दी हैं, तो बहुत अच्छा स्टेप है बीसीसीआई की तरफ से। अभी तो पहली बार दिल्ली भी करने जा रहा है। हाँ, पहली बार, पिछली बार यूपी में फर्स्ट टाइम हुआ। यूपी में फर्स्ट टाइम हुई थी, तो उत्तराखंड ने तो वुमेंस की भी ला दी। हाँ, दिल्ली में वुमेंस की स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे ही हर एक जगह हो रहा है। ठीक है,
साथ में वुमेन्स क्रिकेट को थोड़ा सा, और क्योंकि वुमेन जो लड़के हैं हमारे यहाँ की बहुत टैलेंटेड है जी, उनको भी मेंस के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने के लिए जूनियर लेवल पे टूर्नामेंट्स या कुछ एकेडमीज और ग्रोथ करनी चाहिए ताकि वो और ग्रो कर पाए। बिल्कुल। क्योंकि अभी जूनियर लेवल पे उतना एकेडमी लड़कियों के लिए कम नहीं है। होनी चाहिए ताकि वो टैलेंटेड लड़कियां जो हैं उनको और खेलने का मौका मिले और वो और अच्छा परफॉर्म करें ताकि फ़ायदा हो। सुमित जी, सबसे लास्ट में आज के यूथ को क्या ऐसी 3 प्रो टिप आप देना चाहेंगे जो उन्हें क्रिकेट या किसी भी एथलीट के लिए यूज़फुल हो? आप क्रिकेटर हैं तो मैं क्रिकेटर्स के लिए ही आपसे 3 टिप मांगूंगा, तो क्या देना चाहेंगे आप? पहला हार्ड वर्क। ठीक है। ठीक है, आप कितने भी टैलेंटेड हो, अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं है तो आप किसी लेवल पे नहीं पहुंच सकते। तो आपको हार्ड वर्क ज़रूरी है करना, हर लेवल पे हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। सेकंड, अवॉइड मोबाइल्स, सोशल मीडिया, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं और उसका कोई आउटपुट नहीं होता। तो आप मोबाइल को अवॉइड करिए, हार्ड वर्क करिए। एंड आजकल एक ना लोग बहुत जल्दी खेलने के पीछे भागते हैं कि मुझे बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाए, उसके लिए वो अकेडमी चेंज करते रहते हैं, कभी इस अकेडमी, कभी उस अकेडमी, कभी इस। तो आप एक जगह रहिए, एक कोच पे ट्रस्ट करिए और वहाँ पे कोचिंग करिए, एक जगह से खेलिए, अच्छा प्लेयर बनने की कोशिश करिए। सक्सेस के पीछे ज़्यादा मत भागिए, आप अच्छा प्लेयर बनेंगे, परफॉर्म करेंगे, सक्सेस अपने आप आ जाएगी। थैंक यू सो मच सुमित जी, आपने आज हमारे शो पे आए और अपना कीमती समय दिया और बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को और जो यंगस्टर हैं जो क्रिकेट में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें आज इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सत्यम।